हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 एग्जाम 2025 के लिए जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास देखेंगे। आज के इस वीडियो में टॉप 57 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन मैंने बाहर से नहीं लिया है, सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के आधार पर NCERT के क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। जो 2024 में आपका पेपर हुआ था LP टेक्नीशियन का, उसमें जो भर भर के साइंस पूछे गए थे, उसी सिलेबस के आधार पर आपको आज ये क्लास करवाएंगे जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। साथियों, आपको पता है, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए, आपका पेपर जो है ना ग्रुप डी का, ये 17 नवंबर से स्टार्ट है और दिसंबर के एंड तक आपका पेपर चलेगा। मैंने क्लासेस शुरू कर दिए हैं। ये जो है ना साइंस का आज आपको 7वां क्लास करवाएंगे। 7वां क्लास ये विज्ञान का रहेगा। अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं चैनल में। चैनल के अंदर जाओगे, करेंट अफेयर्स का अलग और साइंस का अलग प्लेलिस्ट है। जितनी भी क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं जाकर देख लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि मैंने शुरू किया है ताकि आप 45 में 45 स्कोर कर पाओ, करेंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस दोनों में मिलाकर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मैंने एक ट्रिक भी बताया था ना आपको, ओ मीना कल काजल लगाना। ये उस ट्रिक से आपको ये सभी नाम ये पता चल जाएगा कि कौन से ग्रीन हाउस गैस हैं। देखिए, तो मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है ना आपका ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, एक सेकंड साथियों, अमोनिया भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर एक ऑप्शन आप ऐड कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 5, जिसमें हम ये लिखेंगे कि भाई C और D दोनों, या फिर 3 और 4 दोनों, क्योंकि ये दोनों ही जो है ना ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है और अमोनिया भी जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई, अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ये किसकी बनी होती है? ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? याद रखना, ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना भाई, ये प्रोटीन और लिपिड इन दोनों से ही बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे, जिसमें हम 1 और 2, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों को ही दोनों से ही मिलकर जो है वो प्लाज्मा झिल्ली बनती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, लोहे का क्यूरी ताप अगर आपसे सेल्सियस में पूछे ना, तो ये लगभग 770 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और 770 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये लगभग कितना होता है भाई केल्विन में? मैंने आपको बताया था कि सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 273 को ऐड करते हैं। और जब हम इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये 1043 केल्विन देगा। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1043 केल्विन। याद रखना है, ठीक है, जो कि लोहे का क्यूरी ताप होता है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, क्षार का जलीय विलयन कैसा होता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षार का जलीय विलयन कैसा होता है ये पूछा जा रहा है। देखिए, क्षार जो होता है ना भाई, इसका जलीय विलयन लाल लिटमस को ये नीला कर देता है। यही अगर अम्ल का पूछा जाता तो याद रखना, जो अम्ल होता है ना, अम्ल एसिड, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो होता है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए, जिसका pH मान 7 से कम होता है उसको हम अम्ल बोलते हैं, जिसका pH मान 7 से अधिक होता है उसे क्षार बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चर्चित हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का हाल ही में संबंध किससे है? इसका देखिए, ऐसे उपयोग तो मलेरिया वगैरह में किया जाता है, लेकिन हाल ही में चर्चित ये क्यों था? तो कोविड-19 के कारण। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कोविड-19। याद रखना, शक्ति का मात्रक आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो शक्ति का पावर जो होता है ये होता है भाई वाट। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाट, जो कि शक्ति का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद नहीं है? इनमें से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद नहीं है? देखिए, पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद की बात करें तो पेट्रोल भी है, चारकोल भी है, एस्फॉल्ट भी है, कोयला नहीं है। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन की बात करें तो कौन सा जीवाश्म ईंधन है? प्राकृतिक गैस।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अल्कोहल भी नहीं, ईथर भी नहीं, वाटर गैस भी नहीं। प्राकृतिक गैस जो है ये एक जीवाश्म ईंधन है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई हमारे शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? याद रखना, डायलिसिस के नाम से जानते हैं। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। देखिए, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करता है, जिन्हें क्या कहते हैं? भाई देखिएगा, प्रकाश जो होता है ना, ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करता है, जिन्हें फोटोन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, फोटन। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग नहीं है? देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग जो है ना, या अनुप्रयोग रोग प्रतिरोधक, इसके अलावा वृद्धिवर्धन, जंतु क्लोनिंग है, लेकिन मानव क्लोनिंग इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 को हम टिक करेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मानव क्लोनिंग। अगला, कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गलत है? भाई कोशिका सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। 1 में लिखा है जीव कोशिका के बने होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। 2 में लिखा है नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, ये भी सही है। सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, हैं? ये तो गलत है ना भाई, सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। देखिए, 4 में लिखा है एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है, बिल्कुल रह सकती है। देखिए, सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आप बोलोगे सर कोशिका भित्ति फिर पाई किस में जाती है? तो कोशिका भित्ति पादप यानी पौधे, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक यानी फंगस और शैवाल जैसी कोशिकाओं में पाई जाती है। अगर आमतौर पर हम बात करें तो जंतु कोशिका जो होती है ना, एनिमल सेल्स, तो जंतु कोशिकाओं में ये कोशिका भित्ति ये नहीं पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, पॉलीथीन एक रेजिन है जो निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? पॉलीथीन की बात करें तो ये एक रेजिन है, यहाँ तक तो सही है। ये निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है, ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा एथिलीन के बहुलीकरण से। तो भाई एथिलीन करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक थॉमस हंट मॉर्गन को माना जाता है या कहा जाता है। तो थॉमस हंट मॉर्गन जो है ये प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक है, याद रखना। किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक समान होंगे? बताइए, इनमें से कौन सा तापमान है जिस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? तो साथियों याद रखना, -40 डिग्री सेल्सियस पर, ये -40 डिग्री पर है ना, -40 डिग्री पर सीधे सीधे याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्निशामक यंत्र बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का? जी नहीं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? हाँ, NaHCO3, जिसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है, याद रखना, जिसका प्रयोग हम अग्निशमक यंत्र में करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी नहीं और सोडियम क्लोराइड का भी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के साथ कैसे होते हैं? तो अम्ल व क्षार का जो विलयन होता है ना, ये विद्युत का सुचालक होता है साथियों, याद रखना। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, सुचालक। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आएगा रतन जोत का। रतन जोत साथियों एक वनस्पति है जिसका उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। तो इसके आसपास ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? करेक्ट आएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई अल्टमैन ने। लाइसोसोम जो है ना, इसको कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? तो भाई लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम परमैंगनेट। अगला है, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? तो थ्रोम्बिन जो है ना, इसका संबंध किससे है? तो रक्त के जमाव से, रक्त को जमने में सहायक करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, रुधिर जमाव। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है साथियों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट विथ ½ H2O।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2CaSO4 विथ H2O। याद रखना, कभी कभी ऑप्शन में ये भी लिखा हुआ रहता है तो कंफ्यूज मत होना। और CaSO4 विथ 2H2O जो है ना, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ये भी याद रखना। अगला है, ये जो साथियों आपको दिख रहा है ना यूरेनियम, यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो भाई यूरेनियम इस प्रकार से लिखा हुआ है 92 और यहाँ 238, ये परमाणु भार है आपका। ये जो है ना यहाँ पर 92 है ना, ये 92 है। ठीक है, तो इसमें आपको न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे मिलेगी, तो परमाणु भार से परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या को आप घटा दोगे, यानी 238 में जब हम 92 को घटा देंगे तो ये साथियों 6, 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा, इधर 4 1 यानी 146 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? वायु, हवा। भाई वायु में केवल गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल गतिज ऊर्जा। देखिए, पेरेन्काइमा क्या है? पेरेन्काइमा एक टिश्यू है, एक उत्तक है। आपको बताना है किस प्रकार का उत्तक है ऑप्शन के अनुसार। तो पेरेन्काइमा जो है ना साथियों, एक सरल स्थायी उत्तक है, याद रखना है आपको, एक सरल स्थायी उत्तक। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है। अगला, 2 समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब होंगे? मान लेते हैं यहाँ एक समतल दर्पण है, यहाँ भी एक समतल दर्पण है। यहाँ पर किसी को आप कोई भी एक वस्तु रख देते हैं या आप खुद खड़े हो जाते हैं तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? भाई आप गिन नहीं सकते हैं, अनंत, इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। किस संघ के जंतुओं के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं? देखिए, किस संघ के जंतुओं के शरीर पर छिद्र पाया जाता है? तो पोरीफेरा संघ के जंतुओं पर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। निम्न में से किस जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेता है? तो मछली में रक्त होता है, केचुआ में भी रक्त होता है, तिलचट्टा में भी रक्त होता है, लेकिन उस रक्त का रंग नहीं होता है, लेकिन रक्त होता है। लेकिन हाइड्रा में रक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रा। आगे देखिए, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे वह कौन है? इनमें से कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? करेक्ट आएगा साथियों, बैटरी। देखिए, डायनेमो जो होता है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और बैटरी मैंने आपको बताया ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला, कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, कोशिका का जो जीवित अंश होता है इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जिसको हिंदी में आप जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। जीव द्रव्य जो है ये किनसे मिलकर बना होता है? जीव द्रव्य ये किनसे मिलकर बना होता है? देखिए, जीव द्रव्य जो होता है ना भाई, याद रखना, ये साथियों कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलकर बना होता है, यानी उपयुक्त तीनों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण इनमें से कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? देखिए, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सभी एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जंतु है जिसकी आकृति चप्पल के समान होती है? याद रखना, पैरामीशियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भाई, सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा, इसका साइज क्या होता है? देखिए, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, इसका साइज आपसे पूछा जा रहा है कि इसका साइज क्या होता है। याद रखना, 0.3 माइक्रोमीटर। याद रखना, 0.3 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है भाई। अगला, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? बताइए, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? करेक्ट आएगा, K.R. पोर्टर ने की थी। कब? तो 1945 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, K.R. पोर्टर ने। अगला, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? देखिए, कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां होती हैं उनको केंद्रक जो है वो नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, केंद्रक। आगे देखिए, मुख गुहा किसका एक भाग है? पाचन तंत्र के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, ध्यान से देखिएगा, जिससे 2 क्वेश्चन फिक्स है आपके, आएंगे ही आएंगे। मुख गुहा किसका एक भाग है? तो साथियों, मुख गुहा जो है ना भाई, ये आहार नाल का ही एक भाग है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आहार नाल। अगला है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मनुष्य के जो दांत होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से 4 प्रकार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है,
दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, बिल्कुल सही है। कृतक व रदनक दांत क्रमशः, देखिए कृतक दांतों की संख्या जो है ना 8 होती है और रदनक दांतों की संख्या 4 होती है, ये भी सही है। अग्र चर्वनक व चर्वनक दांत क्रमशः 8 और 12 होते हैं, ये भी सही है। अग्र चर्वनक दांत की संख्या जो है 8 और चर्वनक दांतों की संख्या 12 होती है, ये भी कथन सही है, यानी उपयुक्त तीनों कथन सही है। ये याद रखना, तीनों स्टेटमेंट ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है आपसे, इसीलिए मैंने ऐसे ऑप्शन डाले हैं ताकि आपका एक ही क्वेश्चन में तीन चार चीज़ें जो है ना वो कवर हो जाए। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, मानव दंत सूत्र बताइए। भाई मानव दांत का सूत्र पूछा जाता है आपसे, तो मानव दांत का जो सूत्र होता है ना साथियों, वो होता है 2123/2123, ठीक है, जिसका अर्थ है कि ऊपरी और निचली जबड़े के प्रत्येक आधे हिस्से में 2 कृतक दांत होता है, ठीक है, 2 कृतक दांत होता है। एक आपका कृतक को साथियों कृतक दांत 2 होता है, एक आपका जो है ना रदनक दांत होता है, एक यानी टोटल 4। देखो दांत इस प्रकार से बांटा गया है, इसको मान लेते हैं ये निचला जबड़ा है, या आपका जो है ना भाई ऊपर वाला जबड़ा है, तो इसको देखिए नीचे वाले में कितने दांतें होती है, टोटल मिला के 16 दांतें, ऊपर वाले में भी 16। इसको जब हम यहाँ से बीच से आधा करेंगे ऐसे, तो भाई यहाँ पर 8 दांतें होंगी और यहाँ पर 8 दांतें होंगी, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है ना, उसी का ये सूत्र है। मतलब कि एक यहाँ पर 2 बता रहे हैं ना, क्या मैंने बताया कि कृतक दांत की संख्या 2 है, इसका मतलब 2 नहीं, इधर 2 सेम उसी प्रकार के ऊपर भी 2 और इधर भी 2, यानी टोटल मिला के कितने हो गए 8 दांतें, ठीक है। टोटल जो है ना भाई ये जो दांत है आपका कृतक दांत, इसकी संख्या 8 होती है। उसी प्रकार इधर एक जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है केवल एक नहीं, इस साइड भी एक, इधर भी एक, ऊपर वाले जबड़े में भी एक, और इधर बाईं और दाईं दोनों एक एक, यानी टोटल मिला के 4। सेम उसी प्रकार के यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इस 2 का मतलब ये है कि आपका जो 2 अग्र चर्वनक दांत होते हैं ना, उसकी संख्या 2 नहीं, बल्कि इधर भी 2, इधर भी 2, ऊपर भी 2 और इस साइड भी 2, यानी टोटल मिला के 8 होती है। और बात करें एक जो है ना आपका जो है एक प्रीमोलर हो गया और एक मोलर होता है, तो मोलर की बात करें तो 3 का मतलब ये है कि इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3 और इधर भी 3, ठीक है। तो भाई टोटल मिला के कितनी दांतें होते हैं 12 दांतें होती है, याद रखना। यही मानव दंत सूत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, दांत के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो दांत के निर्माण में कैल्शियम फॉस्फेट सबसे अधिक मात्रा में होता है 85%, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट 10% और जो बचा हुआ प्रतिशत होता है उसमें कैल्शियम फ्लोराइड होता है, यानी उपयुक्त तीनों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इनेमल से संबंधित कथन कौन सा है। देखिए इनेमल यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, बिल्कुल सही है। यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, यह भी सही है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है, यह एक प्रकार का प्रोटीन है, नहीं ये गलत है। यह एक प्रकार का उत्तक है, ये सही है। देखिए ये एक प्रकार का प्रोटीन नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि गलत ही आपको चुनना था, कौन सा कथन गलत है इनेमल का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का कार्य क्या होता है। देखिए हमारे पेट में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका कार्य क्या है यही आपको बताना है। देखिए इसका कार्य है, यह भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, ये भी सही है। ये साथियों प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है, ये भी सही है, यानी उपयुक्त तीनों। अब ये तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस का pH मान क्या होता है। देखिए जो अग्नाशयी रस होता है ना, जो पेंक्रियाज से रस निकलता है, वो जो अग्नाशयी रस होता है ना भाई, इसका प्राकृतिक क्षारीय होती है, जो कि 7.5 से 8 तक इसका pH हो सकता है। तो यहाँ 8 लिखा हुआ है, तो 8 को हम प्रेफर करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट होगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। देखिए प्रोटीन का पाचन जब भी पूछे कभी भी मुंह आपको आंसर नहीं करना है, मुंह बताओगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन का पाचन हमेशा जो है ना वो पेट से प्रारंभ होता है, पेट को हम आमाशय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, आमाशय से, याद रखना। अगला है, जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है। भाई पाचन तंत्र में, ठीक है, जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है, याद रखिएगा बड़ी आंत में, जिसको साथियों हिंदी में बृहदांत्र बोलते हैं, याद रखना। एनसीईआरटी में बृहदांत्र आपका लिखा गया है, छोटी आंत को क्षुद्रांत्र कहा गया है, ये आपको याद रखना है। तो जल का अवशोषण जो है ना
ये बड़ी आंत में होता है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण पूछे तो वो आपका छोटी आंत में होता है। ठीक है, लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। देखिए तो भाई ए में लिखा है लार हल्की अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 6.8 होता है, ये बिल्कुल सही है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ये भी सही है। लार स्टार्च को माल्टोज में बदलती है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में लिखा है सबलिंगुअल सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ये गलत है। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगला यकृत यानी लीवर से संबंधित कौन सा कथन सही है। देखिए यकृत यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है साथियों। ठीक है, यह क्या है भाई, तो यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ये बिल्कुल सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, ये भी सही है। इसमें पित्ताशय के अंदर पित्त रस जमा रहता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रास नली, जिसको आप अंग्रेजी में इसोफेगस के नाम से जानते हैं। तो ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। ग्रास नली की लंबाई जो है ना ये 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि साथियों हमारी मुंह जो होता है ना, मुंह से ऐसे जो एक पाइप आती है ना, पाइप जो आके हमारे पेट से मिलती है, ये जो पाइप है इसी को ग्रास नली बोलते हैं, इसोफेगस, है ना। तो याद रखना इसकी जो लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अगला निम्न में से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता है। तो स्टार्च का पाचन तो होता ही है, वसा का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, कैरोटीन का पाचन मनुष्य में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है। देखिए वसा का पायसीकरण जो है ना ये पित्त के द्वारा होता है, याद रखना, पित्त रस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है शुद्रांत या छोटी आंत के भाग कौन से हैं। तो देखिए शुद्रांत मैंने अभी आपको बताया था छोटी आंत को कहा जाता है। तो छोटी आंत के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, याद रखना, उपयुक्त तीनों ही सही है। एक होता है ग्रहणी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यूडेनम। छोटी आंत का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको ड्यूडेनम बोला जाता है। अग्र शुद्रांत यानी जो छोटी आंत का बीच वाला भाग होता है उसको जेजुनम के नाम से जानते हैं। और छोटी आंत का जो सबसे निचला भाग होता है उसको इलियम के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको शेषांत्र बोलते हैं। आप अंग्रेजी नाम याद रखना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उपयुक्त तीनों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैलीनुमा आमाशय की बनावट कैसी होती है। भाई ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है साथियों, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ भी है। तो थैलीनुमा आमाशय की जो बनावट होती है वो कैसी होती है। आप ये देख पा रहे हो ना, ये किस प्रकार का दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये अंग्रेजी अक्षर के जे के समान दिख रहा है, जे आकार का है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, जे आकार की होती है। याद रखना ये हमारे पेट का फोटो है आमाशय का। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए छोटी आंत से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है ये आपको चुनना है। ए में लिखा है छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है, बिल्कुल सही है। कितनी लंबी होती है, तो 7.5 मीटर लंबी होती है छोटी आंत। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया था। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है, ये भी सही है, अभी मैंने आपको बताया था। और छोटी आंत का ऊपरी भाग इलियम नहीं, इलियम तो नहीं था ना, इलियम तो छोटी आंत का सबसे निचला भाग था। तो यही गलत है, यही आपका आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, उल्टे यू आकार की संरचना किसकी होती है। तो भाई उल्टा जो यू आकार का संरचना होता है ना ये बड़ी आंत की होती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बड़ी आंत की इस प्रकार से होती है उल्टा यू, है ना, याद रखना। चलिए आगे देखिए, अग्नाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो भाई अग्नाशय में जो एंजाइम पाया जाता है वो तो साथियों ट्रिप्सिन भी पाया जाता है, लाइपेज भी पाया जाता है, एमाइलेज भी पाया जाता है। यानी उपयुक्त तीनों एंजाइम जो है वो अग्नाशय में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अंतिम क्वेश्चन है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला लार एंजाइम कौन सा है। बताइए इनमें से कौन सा एक लार एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। तो करेक्ट आएगा एमाइलेज। ठीक है, यहाँ स्टार्च के जगह अगर कार्बोहाइड्रेट भी लिखा रहे या मांड भी लिखा रहे तो वही चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट को ही हम यहाँ स्टार्च और मांड बोल रहे हैं। ठीक है, याद रखना एमाइलेज जो कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब आप ही बता सकते हैं क्लास कैसा लगा है, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करके। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।